This is an ABP Life podcast. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिनों पहले यूक्रेन के दौरे पर गए थे। वहां उनकी मुलाकात जेलेंस्की के साथ हुई। पीएम मोदी ने वहां पर कहा कि यह समय युद्ध का नहीं बल्कि शांति का है और वो खुद शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं। पीएम मोदी के वापसी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस से ज्यादा भारत शांति की बात कर रहा है, लेकिन इसके लिए रूस राजी नहीं है। इससे पहले पीएम मोदी रूस की यात्रा पर भी गए थे। वहां भी उन्होंने पुतिन के साथ शांति की बात कही। अब इसी बीच यूक्रेन ने ड्रोन के माध्यम से रूस के एक बड़ी इमारत पर हमला किया है। यह घटना 9/11 की तरह है। इस घटना के बाद क्या होगा रूस और यूक्रेन के हालात, इस पर मैं यानी दिलीप मिश्रा बात करूंगा फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव सर से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्कार दिलीप जी। सर यूक्रेन की ओर से 9/11 जैसी घटना की तरह ड्रोन से हमला किया गया है। यह हमला तब हुआ है जब पीएम उस देश की यात्रा पर से वापस आए। इसको कैसे देखा जाए सर? देखिए दिलीप जी, ये जो घटना सामने आई है वो रशिया की साराटोव जो सिटी है वहाँ पर ये घटना हुई है। 38 मंजिले की ये बिल्डिंग और जिस पर कि एक सुसाइड ड्रोन के माध्यम से हमला किया गया। और जाहिर है कि ये जो ड्रोन है वो यूक्रेन से आया था। और ये जो साराटोव जो शहर है वो रशिया यूक्रेन की सीमा से 900 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित है। और इस तरीके का जो ये हमला है जाहिर है कि यूक्रेन के द्वारा किया गया है। अभी हाल के समय में हमने ये देखा कि रशिया के कुर्स्क रीजन में यूक्रेन ने एक बड़ी जो मिलिट्री कार्रवाई को अंजाम दिया और उसमें एक रशिया के बड़े भूभाग पर अपना कब्जा भी कर लिया है। और जाहिर है कि अब यूक्रेन ने रशिया की टेरिटरी पर भी जो है हमले करने शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो फरवरी 2022 से जब से ये युद्ध शुरू हुआ, रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद से रशिया ने यूक्रेन की 4 टेरिटरीज पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया है, उसे अपना पार्ट घोषित कर दिया है। क्रीमिया पर तो रशिया ने 2014 में ही एनेक्सेशन कर लिया था। और जाहिर है कि ये जो रशिया और यूक्रेन का जो के बीच का जो युद्ध है वो लगातार जारी है। लेकिन मैं इतना कहने के बाद ये मैं इसके मूल कारणों की अगर बात करूं तो मैं स्पष्ट रूप से ये देखता हूं कि वास्तविक रूप से रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध इन दोनों राष्ट्रों के बीच का नहीं बल्कि ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। जहां एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो हैं जो कि यूक्रेन को पूरी सैनिक और आर्थिक मदद दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रशिया है। और ये जो लड़ाई है ये महाशक्तियों के बीच में अपरोक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से लड़ी जा रही है। और रशिया ने जो फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया उसका आधार नेटो का एक्सपेंशन रशिया ने बताया कि क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होने जा रहा था, नेटो के राष्ट्र यूक्रेन को अपनी मिलिट्री अलायंस में शामिल करना चाहते थे, नेटो में शामिल करना चाहते थे और रशिया ये होने नहीं देना चाहता था। और जाहिर है कि नेटो के एक्सपेंशन का आधार लेकर के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। और जाहिर है कि राष्ट्रपति पुतिन की अपनी स्वयं की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। वो पूरे विश्व में रशिया का गौरव उसी तरीके का स्थापित करना चाहते हैं जैसा कि सोवियत यूनियन का हुआ करता था। यहाँ तक कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी तुलना पीटर द ग्रेट से भी की। और जाहिर है कि वो अपने पूरे रशिया के पूरे जो फॉर्मर सोवियत यूनियन का जो गौरवशाली इतिहास रहा उस तरीके की स्थिति में रशिया को ला करके खड़ा कर देना चाहते हैं। और अपने जाहिर है कि विश्व में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए वो लगातार इस प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को की हेजेमनी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि रशिया इस बात को जानता है कि यदि उसके पुराने गौरव को अगर उसे हासिल करना है तो जाहिर है कि उस राह में वो अमेरिका को विशेष रूप से और पूरे वेस्टर्न जो उनका अलायंस है उसको एक बाधा के तौर पर देखते हैं। और इसी वजह से जहाँ कहीं भी रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मौका मिलता है वो उसे टारगेट करने से नहीं चूकते। और रशिया पूरे यूरोपियन थिएटर में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसने
यूक्रेन पर नेटो के एक्सपेंशन के आधार पर हमला किया। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि नेटो ने लगातार रशिया के इस एग्रेशन के बाद अपने अपनी एकता को बढ़ाया है। नेटो के सदस्यों की संख्या 32 हो गई है, स्वीडन और फिनलैंड भी इसमें शामिल हो गए हैं। और ये जो नेटो है और अमेरिका जो अपनी हेजीमोनी को, जिसको कि रशिया ने चैलेंज करने की कोशिश की, उसको वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि ये जो लड़ाई है ये रशिया और यूक्रेन के बीच की ना होकर के ये महाशक्तियों के बीच में लड़ी जा रही है, परोक्ष अपरोक्ष तरीके से लड़ी जा रही है। और डायरेक्ट तरीके से महाशक्तियां लड़ नहीं सकती, क्योंकि आज सभी महाशक्तियों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और यदि कोई डायरेक्ट हमला महाशक्तियां एक दूसरे के ऊपर करना शुरू कर दें तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, और जो कि नाभिकीय युद्ध में बदल सकता है। ये जिसे हम कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैट की सिचुएशन पैदा करेगा, सर्वनाशी स्थिति पैदा करेगा, जिसमें कोई महाशक्ति नहीं जाना चाहेगी। इसलिए चूंकि महाशक्तियां डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ सकती, लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से वर्तमान समय में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रही हैं। रशिया भी महत्वाकांक्षी है और जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और नेटो भी महत्वाकांक्षी है, उनकी जो हेजीमोनी उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि ये जो लड़ाई है ये चूंकि महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, इसलिए जब तक महाशक्तियां नेगोशिएटिंग टेबल पर आने की पहल नहीं करेंगी तब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाल के समय में उन्होंने यूक्रेन की यात्रा की, बहुत ही इंसाइटफुल और विजनरी तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा। उनके जो वर्ड्स ऑफ विजडम, ये युग युद्ध का युग नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। लेकिन जो वास्तविकता ये है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कि जो महाशक्तियां हैं वो अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए लगातार एक दूसरे को टारगेट कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने की उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। राष्ट्रों के बीच में जैसी महत्वाकांक्षाएं आज के समय में बढ़ रही हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका और उसके अन्य अलाइज हों, जाहिर है कि ये महाशक्तियों की जो महत्वाकांक्षाएं और एक दूसरे के ऊपर अपने प्रभाव को स्थापित करने की जो उनकी सोच है, उसकी वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दिखाई देता है। और इसमें वर्तमान समय में जो अगर रशिया यूक्रेन के युद्ध में जो वर्तमान स्थिति की बात करें तो यद्यपि कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रयास किया, लेकिन चूंकि ये महाशक्तियां अभी भी नेगोशिएटिंग टेबल पर आने को तैयार नहीं है, इसी वजह से मेरा ये मानना है कि अभी ये युद्ध आगे चलेगा, लंबा चलेगा। और यहाँ पर मैं एक विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा कि ये जो साराटोव में रशिया के टेरिटरी में ड्रोन का हमला हुआ है और कुर्स्क रीजन में जो यूक्रेन ने हमला किया है, इसको मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलेक्शंस से भी के संदर्भ में मैं देखता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी आप देखिए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जिसने कि इस अमेरिका की तरफ से पूरी इस लड़ाई को रशिया के विरुद्ध लड़ा है, अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस इस समय राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, वो लगातार कैंपेन ट्रेल पर हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत प्रतिद्वंदी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी हैं। और कमला हैरिस और पूरा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस समय में जब कभी भी यूक्रेन के संदर्भ में अमेरिका के इलेक्शंस में उनसे सवाल किए जाएंगे कि आपने यूक्रेन की पॉलिसी को लेकर के क्या किया, और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके काफ़ी आलोचक हैं और बड़ी संख्या में उनसे ये सवाल कमला हैरिस से किए जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब कभी भी ये सवाल कमला हैरिस के पास आएंगे रशिया यूक्रेन के संदर्भ में, तो वो स्पष्ट रूप से ये कहेंगे कि देखिए यूक्रेन भी काउंटर अटैक कर रहा है और हम यूक्रेन को पूरी मदद दे रहे हैं, यूक्रेन अपनी लड़ाई संकल्पबद्ध तरीके से लड़ रहा है। और जाहिर है कि वो अपनी पूरी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की जो रशिया यूक्रेन को लेकर के जो पॉलिसी है, जाहिर है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन को पूरा सपोर्ट दिया है, सैनिक मदद दी है, आर्थिक मदद दी है, तो उसको वो डिफेंड करने की कोशिश करेंगी। और ऐसे में ये जो यूक्रेन का जो अभी हाल के समय का जो एग्रेशन है उसको उसके आधार पर वो अपने अपने सवालों का वो जवाब देंगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि यूक्रेन ने ये जो रशिया के टेरिटरी पर हमले करने शुरू किए हैं वो यूक्रेन का सिर्फ अपनी कार्रवाई नहीं है, यद्यपि कि इसके बारे में अमेरिका कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये बहुत ही गहरे तरीके से प्लानिंग के साथ ये किया गया है। और इसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें पूरा उसमें प्लानिंग में स्पष्ट रूप से उनके द्वारा रणनीतियां बनाए जाने में योगदान है। और जाहिर है कि
ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक मैं किसी तरीके की शांति की प्रयासों को सफल होते हुए नहीं देखता। और वर्तमान समय में यदि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके की अपनी बातें रखते हैं, वो कहते हैं कि यदि वो अमेरिका का चुनाव जीत जाते हैं, वो फिर से अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो वो 24 घंटे के अंदर ये युद्ध समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठा लेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है दिलीप जी कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में आ जाते हैं, तो फिर कुछ बड़ी संभावना बनेगी कि जिसमें कि शांति स्थापित होने के प्रयास हो, क्योंकि जब तक महाशक्तियां तैयार नहीं होंगी नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के लिए और बातचीत के लिए, तब तक ये शांति स्थापित नहीं हो सकती। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के हाथ में सब कुछ नहीं है। जो डिसीजंस है वो महाशक्तियां ले रही हैं। महाशक्तियों के बीच में, जैसा कि मैंने कहा, वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इलेक्शंस अमेरिका की जब तक कंप्लीट नहीं होते, उसके रिजल्ट जब तक नहीं आ जाते, तब तक मैं इस रशिया यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में कोई शांति की दिशा में बड़े प्रयासों को सफल होते नहीं देखता। और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लगातार अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, कमला हैरिस अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगी। इसी वजह से आने वाले समय में आप देखेंगे कि यूक्रेन की तरफ से और भी ज़्यादा एग्रेसिव कार्रवाइयाँ, और भी ज़्यादा बड़ी कार्रवाइयाँ रशिया की टेरिटरी में की जा सकती हैं। जी सर, ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो यूक्रेन, अगर वो सरकार में आते हैं तो यूक्रेन और रसिया के युद्ध को भी रोक देंगे और इजराइल और हमास के युद्ध पर भी वो विचार करेंगे। लेकिन बड़ी बात ये है कि सर रूस का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वो लगातार हमले तो बर्दाश्त नहीं करेगा और रूस ऐसे हमले को आसानी से तो लेने वाला नहीं है। देखिए, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पूरे रशियन एस्टेब्लिशमेंट की अमेरिका के इलेक्शंस पर बहुत ही क्लोज वॉच है। वो बहुत ही क्लोजली इसको देख रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि रशिया इस पूरी जो यूक्रेनियन एग्रेशन है उसके पीछे के कारणों को एनालाइज निसंदेह वो कर रहे हैं। और वो ये जानते हैं कि यूक्रेन का ये जो रशिया के अंदर हमला है वो उसके स्वयं का ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे अमेरिका की रणनीति शामिल है। उसकी जो पूरी मिलिट्री और इंटेलिजेंस उसमें शामिल है, रणनीतिकार शामिल है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को इन इलेक्शंस में जब डिफेंड करने की कोशिश करेगा, तो उसमें इस एग्रेशन को वो कमला हैरिस दिखाएंगी कि ये यूक्रेन भी गंभीरता के साथ लड़ाई लड़ रहा है, वो विजय की तरफ आगे बढ़ रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो रशिया इस बात को जानता है। इसी वजह से जो रशिया का अभी तक आप देखें, तो चाहे वो कुर्स्क रीजन की घटना हो या अब ये जो साराटोव में जो ये बिल्डिंग पे अटैक हुआ है, जाहिर है कि इस तरीके का अटैक करके एक डिमॉन्स्ट्रेबल अटैक कराने की एक सोच थी कि जब ये विजुअल्स पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जाएंगे, अमेरिका में विशेष रूप से जब जाएंगे, तो वहाँ के वोटर्स को एक बड़े घटना की याद आएगी। और जाहिर है कि ये जो सारी जो कार्रवाइयाँ हैं इसको इस तरीके से भी अब करने की कोशिश है कि इसका जो मैसेज है वो ऑल अक्रॉस जाए। तो और ये दिखाने की कोशिश की यूक्रेन रशिया के अंदर जाकर के बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो पूरी सिचुएशन को रशिया अच्छी तरीके से एनालाइज कर रहा है। इसी वजह से अभी तक आप देखिए तो रशिया का जो रिस्पांस है वो जितना बड़ा और मैसिव होना चाहिए था कुर्स्क रीजन को लेकर के या इस घटना के संदर्भ में भी वो अब तक नहीं दिखा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि रशिया इसे रिस्पॉन्ड अवश्य करेगा, लेकिन रशिया इस बात को जानता है कि चूंकि ये इस तरीके की कार्रवाई करके अमेरिका के जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और कमला हैरिस वो अपने पक्ष में वातावरण को बनाने की कोशिश कर रही हैं। और राष्ट्रपति पुतिन इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप यदि फिर से सत्ता में आ जाते हैं तो फिर ये बातचीत की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हो जाएंगी और ये इस पूरे युद्ध का डायनेमिक्स बदल सकता है। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि रशिया का जो रिस्पांस है वो एक कैलिब्रेटेड होगा। रशिया इसे रिस्पॉन्ड अवश्य करेगा। रशिया जाहिर है कि वो यूक्रेन के जहाँ कहीं भी जब भी कभी एग्रेशन हुआ है तो उसको उसने रिस्पॉन्ड अवश्य किया है, लेकिन रशिया इसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए एक कैलिब्रेटेड तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा और वो यूएस के इलेक्शंस में इस तरीके की जो रिस्पॉन्स को किस तरीके से भुनाने की कोशिश होगी, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो रिस्पॉन्स करेगा। और जाहिर है कि मेरा ऐसा मानना है कि रशिया का राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन हो या रशियन एस्टेब्लिशमेंट हो, उनकी ये मंशा होगी कि राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव में फिर से जीतें। और ऐसे में कमला हैरिस जाहिर है कि डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के जो पुतिन और उनका जो रशियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं चाहेंगे कि वो फिर से सत्ता में आए। और ऐसे में जो रशिया का जो रिस्पांस होगा वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूरे इलेक्शन के वातावरण को ध्यान में रखते हुए और इस पूरे यूक्रेनियन एग्रेशन के पीछे के कारणों को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा, और जो कि जैसे कि मैंने कहा कैलिब्रेटेड होगा, वो संतुलित होगा। जी सर, विश्व इन दिनों 2 युद्ध देख रहा है, पहला इजराइल और हमास का और दूसरा यूक्रेन और रूस का। विश्व के कई जो देश हैं उस पर अर्थव्यवस्था की भी भार पड़ रही है इन सब युद्धों से। इसके रुकने के कब तक आसार लग रहे हैं, या फिर हम विश्व युद्ध की तरफ चले जाएंगे? देखिए दिलीप जी, दुर्भाग्य से वर्तमान विश्व की सच्चाई ये है कि विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है। आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजीम्स थी वो टूट रही है, चाहे वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स टीटी रही हो, चाहे वो न्यू स्टार्ट टीटी हो, सभी खतरे में दिखाई देती हैं। महाशक्तियां अति महत्वाकांक्षी व्यवहार कर रही हैं। और यहाँ पर मैं अभी आप जैसे कि मैंने चर्चा किया कि रशिया की जो महत्वाकांक्षा है वो सोवियत यूनियन के पुराने गौरव को हासिल करने की है। चाइना की जो मंशा है वो विश्व में नंबर 1 बन जाने की है। और आप जानते हैं कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व वाला जो आज का चाइना है वो बहुत ही आक्रामक व्यवहार कर रहा है, चाहे वो ताइवान के प्रति आप देख लें, चाहे वो पूरे साउथ चाइना सी में जिस तरीके की उसके द्वारा हैरेसमेंट की एक्टिविटीज की जाती हैं, वहाँ के जो 5 छोटे देश हैं उनको लगातार परेशान करने की कोशिश की जाती है। पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जैसा अपना डोमिनेशन स्थापित करना चाहता है और वहाँ के जाहिर है कि वो एक डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहता है। चाइना जाहिर एक लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं है और वो अपने आधिपत्यवादी मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को ठूसना चाहता है। और 2049 में जब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अपने रिवोल्यूशन के 100 वर्ष मनाएगी तो उस समय तो चाइना विश्व में अमेरिका को पीछे छोड़ करके नंबर 1 बन जाना चाहता है। तो ये चाइना की जो अति महत्वाकांक्षाएं जैसी दिखती हैं, रशिया की अति महत्वाकांक्षाएं जैसी दिखती हैं। और यहाँ पर मैं अवश्य मेंशन करना चाहूँगा कि चाहे चाइना हो, चाइना जैसी महाशक्ति हो, चाहे वो रशिया जैसी महाशक्ति हो, दोनों ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने की राह में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी बाधा के तौर पर देखते हैं और उनको वो टारगेट करने की लगातार कोशिश करते हैं। रशिया यूक्रेन का युद्ध भी महाशक्तियों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो को चैलेंज करने की तहत ही किया गया था। नेटो के एक्सपेंशन के आधार पर हमला हुआ था। और वर्तमान समय में हम ये देख रहे हैं कि चाइना और रशिया साथ में मिल करके वो एक संयुक्त तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2018 में जो राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान एक नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी आई थी और उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि चाइना और रशिया 21वीं सदी में संयुक्त रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सबसे बड़े स्ट्रेटजिक राइवल, मेजर स्ट्रेटजिक राइवल होंगे। और ये जो संयुक्त रूप से जो चाइना और रशिया के द्वारा अमेरिका को टारगेट करने की जो प्रयास हैं वो आने वाले समय में और बढ़ेंगे। और ये जो चाइना और रशिया हैं उनके साथ ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, बेलारूस जैसे राष्ट्र भी साथ में आ रहे हैं और इनका एक गुट बनता जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और उसके नेटो के एलाइज अपने संबंधों को और अधिक उन्होंने मजबूत कर लिया है। जो अमेरिका के एशियन एलाइज हैं जिसमें कि साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस और उसके जो अन्य एलाइज और पार्टनर्स हैं वो सभी एक गुट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक नए तरीके का ध्रुवीकरण विश्व में दिख रहा है और ये एक नए शीत युद्ध के संकेत दिखाई देते हैं। और जाहिर है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक अनिश्चितता का समय है। मैं कहूँगा ये चिंता का समय है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये शब्द अपने जो कहे हैं कि ये युग युद्ध का युग नहीं है। जाहिर है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, महाशक्तियों को ये चेताना चाहते हैं, उन्हें आगाह करना चाहते हैं कि यदि आप इसी तरीके से एक दूसरे को चैलेंज करने की, एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो ये शांति का जो समय है समाप्त हो जाएगा और ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा। क्योंकि आज का जो समय है वो 1945 से बहुत बदल चुका है। हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं, ग्लोबल विलेज
डैमेज हम इसको कह सकते हैं। और ऐसे में एक किसी देश में कोई घटना होती है तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है, और यदि महाशक्तियां आपस में जब टकराएंगी तो पूरी दुनिया इससे बहुत ही गंभीर तरीके से प्रभावित होगी। रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध का जो बहुत ही नकारात्मक प्रभाव विश्व के जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज पर पड़ा है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, चाहे एनर्जी सप्लाई चेन हो, फूड सप्लाई चेन हो, फर्टिलाइजर सप्लाई चेन हो, सभी में बाधा आई है। और जाहिर है कि पूरी दुनिया में ये आर्थिक मंदी की स्थिति को ये लेकर के आया है। कोरोना की पैंडेमिक से अभी हम उभरे भी नहीं थे, ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, और ये एक मैन मेड क्राइसिस है, एक स्वयं के द्वारा खड़ा किया संकट था। तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्व के लिए आने वाला समय काफी चुनौतीपूर्ण है, अनिश्चितता से भरा है, और नए शीत युद्ध का खतरा दिखाई देता है। और दो युद्ध पहले से ही चल रहे हैं, ताइवान के ऊपर चाइना के हमले का खतरा लगातार बना रहता है। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं ये अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य ये कहूँगा कि वर्तमान समय में विश्व की महाशक्तियों को जो भी अपने उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसके संदर्भ में बहुत ही कॉशस तरीके से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आज सभी महाशक्तियों के पास महाविनाश के हथियार मौजूद हैं। और ऐसे में यदि कोई मिसकैलकुलेशन होता है, किसी तरीके का कोई नकारात्मक बड़ा कदम उठाया जाता है, तो फिर ये स्थितियां बहुत ही ज़्यादा विकट हो सकती हैं। ये एक सर्वनाशी स्थिति में पूरी दुनिया को ले जा सकता है। और ऐसे में मेरा ऐसा मानना है दिलीप जी कि भारत जैसे राष्ट्र की भूमिका आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि भारत ही वर्तमान समय में एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक गहरी क्रेडिबिलिटी है। भारत किसी एक पक्ष का साथ नहीं देता है। रशिया यूक्रेन के युद्ध में भारत ने किसी एक पक्ष का साथ नहीं दिया, और भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर चलता है, अपने 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 निर्णय स्वयं लेता है। अपने राष्ट्रीय हितों को तो हम सर्वोपरि रखते ही हैं, लेकिन वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज का नया भारत, ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो अपनी वैश्विक भूमिकाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता है। और चाहे विश्व में कैसी भी स्थितियां हों, भारत अपना प्रयास करना नहीं छोड़ेगा। भारत का जो विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर तो हम चलते ही हैं, अपने राष्ट्रीय हितों को तो हम सर्वोपरि रखते ही हैं, लेकिन हम वैश्विक हितों को भी अब ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अभी हमने हाल में आपने देखा कि हमने G20 का एक महासम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कि हमने वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी प्राचीन जो हमारे मूल विचार हैं उसको फिर से दुनिया के सामने रखा। वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर की भावना को साथ में रखा। और ये जो वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार है उसके आधार पर भारत चलता है। भारत की विदेश नीति संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरी है, रणनीतिक स्वायत्तता के ऊपर के आधार पर चलते हैं हम। और भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो वो शांति के साथ खड़ा है। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो वो संवाद के साथ खड़ा है। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो वो विश्व में रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ खड़ा है। और यही मैसेज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल की अपनी यात्रा में भी दिया। और जब वो अपने हाथों को उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधों पर जो रखा था, वो हाथ भारत के द्वारा जो किए जा रहे प्रयासों को दर्शाते हैं, लेकिन वो हाथ इस बात को भी दर्शाते हैं कि भारत, जैसे कि मैंने कहा, कि शांति का पक्षधर है, शांति के साथ खड़ा है, संवाद के साथ खड़ा है। और यदि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रख के उन्हें सांत्वना दी, सहानुभूति व्यक्त की, गले लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को भी गले लगाया था जब उन्होंने हाल के समय में रशिया की यात्रा की थी। राष्ट्रपति बाइडेन से भी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से, तो उनसे भी वो गले लगते हैं। यूरोपीय राष्ट्रों के साथ भी ऐसे ही उनके संबंध है। पोलैंड की यात्रा अभी हाल में आपने देखी। तो ये भारत का जो अप्रोच है वो एक समन्वयकारी अप्रोच है, एक संवाद को स्थापित करने वाला अप्रोच है, एक शांति को स्थापित करने वाला अप्रोच है, स्थिरता को स्थापित करने वाला अप्रोच है। और ये जो भारत का की ये जो भूमिका है वो तब बहुत बढ़ेगी जब विश्व में ये जो ध्रुवीकरण है और अधिक गहरे होंगे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और अधिक गहरे होंगे। तो मेरा दिलीप जी ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत की आने वाले समय में जैसे जैसे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता और बढ़ेगी, महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट और गहराएगा, भारत की जो भूमिका है वो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। हाल के समय में अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन की जो यात्रा की है, हालांकि उसका आउटकम आप देख रहे हैं कि बहुत
फिर से हमले शुरू हो गए। और लेकिन ये जो भारत की जो भूमिका है उससे जरा भी कम नहीं होती है। भारत की भूमिका बढ़ेगी आने वाले समय में। जब कभी भी संवाद की आवश्यकता होगी, जाहिर है कि ये युद्ध तो हमेशा नहीं चल सकता, कभी ना कभी कोई ये राष्ट्र नेगोशिएटिंग टेबल पर आएंगे और ये संवाद की तरफ जब आगे बढ़ेंगे तो उस तरीके के वातावरण के निर्माण की दिशा में भारत के ये जो प्रयास हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो यूक्रेन की यात्रा को मैं भविष्य के संदर्भ में भी देखता हूँ कि जब, जैसा कि मैंने कहा कि भविष्य में जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्थितियां अनिश्चित होंगी, विकट होंगी, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके की विजिट को करके एक भविष्य के संकेत दे दिए हैं कि भारत अपनी भविष्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को स्थापित करने में निभाई जाने वाली भूमिका के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। और भारत ऐसे सभी प्रयासों के लिए तैयार है कि जो कि विश्व में महाशक्तियों के बीच में संवाद को स्थापित करा सकते हैं, स्थिरता को ला सकते हैं और एक शांति का वातावरण बना सकते हैं। जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर बात करने के लिए सर आपका शुक्रिया। जी, धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.